फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 10th स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने डिस्कस किया था अबाउट द सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन एंड उसी के साथ हमने म्यूटेशन को स्टडी किया था। इस सेगमेंट में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट बीट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज इवोल्यूशन। सो व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंजेस, राइट। इवोल्यूशन का मतलब होता है ये जो बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है, इतने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमें जो दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन है, राइट। सो अगर देखा जाए तो इवोल्यूशन ये बहुत स्लो, कैसी है, बहुत ज़्यादा स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। कैसी है? स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं वैसी ही ये प्रोसीजर है ना। और अगर हम देखें तो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ के ऊपर तो लाइफ सस्टेन भी नहीं कर रही थी, बट आज के डेट में करोड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं, बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा दिखती है, अलग अलग टाइप के स्पीशीज हमें दिखाई देते हैं, राइट। तो ये किसके चलते हुआ? ये इवोल्यूशन की वजह से ही हुआ है। सो इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? आपके स्टेट बोर्ड में दो डेफिनेशंस दी गई है, हम दोनों को भी समझ के लेने की कोशिश करेंगे। वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू द चेंज इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो कुछ वर्ड को पहले हम समझ के लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है कुदरत खुद डिसाइड करती है कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने सस्टेन करना चाहिए ऑन दी अर्थ और कौन से ऑर्गेनिज्म ने सस्टेन नहीं करना चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑन दी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से, ओके, जो ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस खुद में लाता है, अडेप्ट करता है, वही ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में सस्टेन करने की एबिलिटी रखेगा। और जो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद में चेंजेस नहीं लाता है, वो ऑर्गेनिज्म प्रिनिस्ट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, पूरी तरह से इरेडिकेट हो जाएगा फ्रॉम द अर्थ। सो ये नेचर है जिसका इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कर रहा है? डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा या कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा। सो हमें क्या पता चलता है अबाउट नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर इटसेल्फ डिसाइड्स कौन से ऑर्गेनिज्म ने सस्टेन करना चाहिए और उसके नेक्स्ट जनरेशन फ्लरिश होने चाहिए ऑन दी अर्थ। इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। ये ध्यान में रखना, चाहे बायोलॉजी की बात हो या रियल लाइफ की बात हो, अडेप्टेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे सराउंडिंग के हिसाब से, हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम खुद को ढाले ना, खुद को चेंज ना करें, तो हम उस रेस में पीछे रह जाएंगे। जैसे मान लो राइट नाउ टेक्नोलॉजी का वर्ड चल रहा है, बट अगर आप स्टबन बन के रह गए कि नहीं मुझे टेक्नोलॉजीज नहीं पसंद, ये मोबाइल फ़ोन बहुत बेकार होते हैं, इंटरनेट बहुत बेकार होता है, इसकी लत लग जाती है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें पकड़ के बैठो और बिल्कुल भी खुद को अपडेट ना करो विद द टेक्निकल थिंग्स, तो कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट और सक्सेस की जो रेस चल रही है उसमें पीछे रह जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस या इंटरनेट ख़राब नहीं है। एक्चुअली हर सिक्के के जैसे दो बाजू होते हैं, वैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जितना अच्छा इंटरनेट है उतना ही बुरा है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। वाइजली अगर यूज़ कर रहे हो, समझदारी से अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी अ गुड टूल टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं भी तो आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू ही मिल रही हूँ, राइट। मतलब आपको नॉलेज ग्रैब करने के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको मिल जाएगा। बट अगर आप वाइजली डिवाइस का इस्तेमाल करो तो, वाइजली इंटरनेट का इस्तेमाल करो तो। हाँ, अगर आप गेम्स खेलने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप 4-4 5-5 घंटे सिर्फ रील स्क्रॉल करने में डाल रहे हो या शॉर्ट्स देखने में डाल रहे हो, तो इससे आपके सक्सेस में या आपके पर्सनल लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। वैसे ही इवोल्यूशन में, नेचर में जो चेंजेस होते हैं, जो कंडीशंस बन जाती है, उस कंडीशन के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म खुद में चेंजेस लाता है, राइट, और सरवाइव करने की कोशिश करता है, वही सस्टेन करेगा। जिस ऑर्गेनिज्म ने बदलते नेचर के साथ, बदलते इन्वायरमेंट के साथ खुद में चेंजेस नहीं लाए, वो क्या हो जाएगा? पेरिनिस्ट हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा फ्रॉम दी अर्थ, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। सो अब हम फिर से डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज बनना
क्योंकि प्रीवियस ऑर्गेनिज्म में कुछ तो स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंजेस हो रहे हैं। क्यों चेंजेस हो रहे हैं? ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन। अच्छा, ये भी एक बात ध्यान में रखो कि एक ही जनरेशन में इवोल्यूशन नहीं होता। इट इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। धीरे 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 चीजें जो है वो काम करेगी, धीरे 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 न्यू कैरेक्टर अराइज होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कल C++ सीखना स्टार्ट कर दिया और आप उसमें प्रो बन गए, या ऐसा भी नहीं होगा कि कल आपने शेयर मार्केट सीखना स्टार्ट कर दिया और आज आप लाखों से अर्न कर रहे हो। इट इज नॉट गोइंग टू बी हैपन, इट टेक टाइम। इसको समय लगता है। कोई भी न्यू चीज़ पूरी तरह से समझने के लिए, डेवलप्ड होने के लिए समय लगता है। वैसे ही न्यू स्पीशीज अराइज होने के लिए प्रीवियस स्पीशीज में जो चेंजेस हो रहे हैं वो ऑल ऑफ सडन नहीं होंगे, वो ग्रेजुअल होंगे, धीरे धीरे होंगे, आराम आराम से होंगे, राइट। और सेवरल जनरेशन में वो चेंजेस कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे और फिर न्यू स्पीशीज जनरेट होंगी एज अ रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन. This is one definition which have been given in your textbook. And second one है progressive development of plants and animal from generation to generation having different structural and functional organization is called as evolution. क्या कह रहे हैं? From ancestor. So progressive development of plants and animal from ancestor मतलब हमारे पूर्वजों से हमारे में डेवलपमेंट होते वक्त ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रही है और ये डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? इवोल्यूशन. दोनों का मतलब सेम ही निकलता है, ठीक है, कि हर एक ऑर्गेनिज्म में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में क्या होने वाला है? चेंजेस आने वाले हैं. किसकी वजह से? इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से. तो ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अल्टर्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इन अ सेवरल जनरेशन और न्यू स्पीशीज बन जाएगी. उस न्यू स्पीशीज का बनना ही इवोल्यूशन कहलाता है. ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इवोल्यूशन कहलाती है. समझ आ गया व्हाट इज इवोल्यूशन? सो दोनों भी डेफिनेशन करेक्ट है. मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन होती है ये फर्स्ट वाली, formation of new species due to change in specific character of several generation of living organism as response to the natural selection is called as evolution. Okay, now second considered है, correct है, but ये इतनी most accurate नहीं मानी जाएगी जब आपको evolution की definition लिखनी for a 1 mark. अगर आपको question में आया कि define and उसमें लिखा है evolution तो प्रेफर कीजिए ये वाली definition. ये वाली डेफिनेशन भी करेक्ट है, बट ये वाली डेफिनेशन थेरीज को प्रूव करने के लिए दी गई है, ठीक है. जो इवोल्यूशन की थेरी है, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट की थेरी है, उस थेरी को प्रूव करने के लिए ये डेफिनेशन पुट फोर्थ की गई है. एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन जिसमें सारे पैरामीटर कवर्ड हो जा रहे वो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है. बिकॉज इवोल्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स ओनली, राइट. फंगाई है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सब में ग्रेजुअल चेंजेस हो सकते हैं. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस हो सकते हैं. बैक्टीरिया अब रेजिस्टेंस हो रहे टू द ड्रग बिकॉज दे आर अडेप्टिंग कि ड्रग्स के प्रेजेंस में वो खुद को प्रिवेंट कैसे करना है ये सीख रहे हैं. सो उसमें भी तो चेंजेस हो रहे हैं. ऑफकोर्स ये स्लो है, इमीडिएट आफ्टर 20-30 ईयर्स हमें न्यू स्पीशीज नहीं मिलेगी, बट आफ्टर सेवरल ईयर्स, सेवरल हंड्रेड्स ईयर्स हमें न्यू स्पीशीज मिलेगी. सो प्लांट्स एंड एनिमल नहीं तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इवोल्यूशन की प्रोसीजर चलती रहती है. इस वजह से मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन फर्स्ट है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिए. सो इवोल्यूशन क्या है ये हमें पता चल गया. अब हमें देखना है थेरीज ऑफ इवोल्यूशन क्या है. देखो, अब बहुत पहले से, मतलब जब से ह्यूमन इस अर्थ पर आया है या जब से वो डेवलप्ड हो रहा है और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखने लगा है, तो बीइंग अ क्यूरियस माइंड हम हमेशा ये खोजते हैं कि भाई ये कैसे होता होगा, ये कैसे बनता होगा. हमेशा क्यूरियस होते हैं, हमें एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है. सो आवर एंसेस्टर्स आर डूइंग, उनको भी एक्सप्लोर करना काफ़ी अच्छा लगता था. सो बीइंग अ क्यूरियस, हमें ये हमेशा क्यूरियसिटी रही है कि अर्थ पे ही लाइफ क्यों है और अर्थ पे लाइफ आई कैसे, कब आई, कहाँ से शुरुआत हुई, फिर क्या एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप है तो कैसा रिलेशनशिप है. ये सारी चीज़ें जब स्टडी की गई तो उसके लिए जो थेरीज पुट फोर्थ की गई उसे हम कहते हैं थेरीज ऑफ इवोल्यूशन. क्या कहते हैं हम उसे? थेरीज ऑफ इवोल्यूशन. अगर आप देखोगे तो अलग अलग धर्म ग्रंथ में, रिलीजियस बुक में, सैक्रेड बुक्स में, अलग अलग फिलोसोफर्स के, अलग अलग संत महात्मा के आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगे जिसमें अर्थ की निर्मिति के बारे में बात किया गया है.
राइट। कहीं पे ऐसा बोला जाता है कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर क्षीर सागर में से पृथ्वी को बाहर निकाला था। अब अगर इस स्टेटमेंट को हम कंसिडर करें तो ये हमें लॉजिकली इनकरेक्ट लगेगा कि भाई समुंदर तो पृथ्वी पर ही है ना, तो फिर समुंदर में से पृथ्वी को बाहर कैसे निकाला। बट क्षीर सागर का मतलब होता है दूध का समुंदर। यहाँ पे वो ऋषि मुनि बात कर रहे हैं मिल्की वे की, हमारे गैलेक्सी की। गैलेक्सी में अर्थ प्रेजेंट है तो वो उसे क्षीर सागर कह रहे हैं, राइट। तो ये काफी सारी चीजें फिलोसफिकली पहले ही लिख कर जा चुके हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे ऋषि मुनि इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, चाइना, जापान, जर्मन, यहाँ ऐसे अलग अलग जगह पे अर्थ की निर्मिति के बारे में, पृथ्वी के निर्मिति के बारे में, इसके ऊपर लाइफ कैसे आई इसके बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पंच महाभूत ये तत्वों के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई है। सो दीज ऑल आर कम अंडर द थियरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में आती है। देखो बच्चों 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ तो थी ही नहीं अर्थ के ऊपर, और हम लगभग 4,000 साल पहले ही अर्थ पर आए हुए हैं। हमें भी ज्यादा समय नहीं हुआ, मतलब लाइफ बहुत करोड़ सालों से अर्थ पर है, उसके कंपैरेटिवली हम ज्यादा सालों से नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल लाइफ है। तो ये कैसे हुई, क्या हुई, ये सारा थेरीज ऑफ इवोल्यूशन में हमें पता चलता है। इसके ठोस सबूत हम आगे देखेंगे कि क्या एविडेंस है कि सच में इवोल्यूशन होता है क्या। बट थेरी ऐसा कहती है कि शुरुआत के समय में इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से पहले सिर्फ सिंपल मटेरियल अर्थ पर प्रेजेंट था। सिंपल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि एलिमेंट्री फॉर्म में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह वगैरह। क्योंकि इनमें केमिकल रिएक्शन करने की एबिलिटी होती है, दे वर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, क्योंकि वैसी कंडीशन बनी थी। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होना जरूरी है। तो वो कंडीशन बन जाने के बाद में सिंपल बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म हुए, जैसे सिंपल प्रोटीन्स, सिंपल फैटी एसिड, सिंपल न्यूक्लिक एसिड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म हुए। और इससे सब में पहली सेल जनरेट हुई जिसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सब में पहली सेल जो बहुत सिंपल थी, उसका कॉन्स्टिट्यूएशन बहुत सिंपल था। ऐसे सिंपल सेल बनने के बाद में, प्रोटोप्लाज्म बनने के बाद में उसमें बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। जैसे जैसे कंडीशन चेंज हुई होंगी वैसे वैसे और भी अलग अलग टाइप के सेल्स बने। उसमें से कुछ सेल्स फ्लरिश हुए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या डाइवर्स टाइप के स्पीशीज में कन्वर्ट हुए। कुछ सेल जो सही से डेवलप नहीं हो पाए वो वैनिश्ड हो गए। इन सारी चीजों को माना जाता है लगभग 300 करोड़ साल का समय लगा। मतलब प्रोटोप्लाज्म से प्रॉपर लाइफ बनने के लिए 300 करोड़ साल का समय लगा है, हम ऐसा अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं। तो सब में पहले लाइफ कहाँ आई, ओशन में, समुंदर में, पानी के अंदर। फिर ग्रेजुअली वहाँ पे वो ग्रो होती गई। फिर हमें कुछ ऐसे एनिमल दिखते हैं जो पानी में भी सर्वाइव करते हैं, लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं। फिर ऐसे एनिमल दिखते हैं जो सिर्फ लैंड पे सर्वाइव करते हैं। तो ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हमें दिख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं, ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, वेरी स्लो, राइट। और ये चेंजेस सारे डायरेक्शन से होता है। देखो जब हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन की, तो यहाँ पे सिर्फ अर्थ की कंडीशन मैटर नहीं करती, स्टार्स, मून्स, उसके बाद में स्पेस, वहाँ की भी कंडीशन मैटर करती है। बिकॉज मून ऑल्सो अफेक्ट द टाइड्स ऑन द अर्थ, है ना। जो टाइड्स आती है समुद्र में, जो लहरें बनती है, वो मून के वजह से अफेक्टेड हो जाती है। तो देयर इज अ पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटरैक्शन बिटवीन द स्पेस एंड द अर्थ, क्योंकि अर्थ भी स्पेस का हिस्सा है, राइट। तो उनमें इंटरैक्शन होता है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो कलेक्टिवली सपोर्ट कर रही है लाइफ के लिए ऑन द अर्थ, राइट। तो ये सारे पैरामीटर पर स्टडी किया जाता है और इवोल्यूशन सारे पैरामीटर से होता है, किसी एक पैरामीटर को पकड़कर इवोल्यूशन नहीं होता। तो इवोल्यूशन इज ऑल राउंडेड, मल्टी डायमेंशनल, हर डायमेंशन में इवोल्यूशन होता है, हर डायमेंशन में चेंजेस आएंगे और न्यू स्पीशीज बनेगा। एंड इट इज ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ऐसे रैंडमली कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इट मस्ट बी एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सो क्या है फिर, ये इवोल्यूशन जो है ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, एंड ये ऑर्गेनाइजेशनल है, राइट। कैसी है, ऑर्गेनाइजेशनल है। तो इवोल्यूशन इज अ वेरी वेरी
स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। एंड ये किस वजह से होती है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उस वजह से होती है। अभी जो इन्वायरमेंट का कंडीशन है अर्थ के ऊपर या आपके लोकेशन पे, आप अगर 200 साल पहले जाओ तो सेम कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, आप और अगर पीछे जाओ तो और कंडीशन अलग होगी। अगर आपने एक मूवी देखी होगी ल्यूसी, जिसमें उसका ब्रेन 100% एक्टिवेट हो जाता है, तो वो ट्रैवल करती है इन दी प्रीवियस एरा की, जब अर्थ बन रहा है वहां से वो ट्रैवल करना स्टार्ट करती, तो एक ही जगह वो बैठी हुई होती है, बट कितना चेंजेस हमें दिखाई देता है उस मूवी में। ऐसा ही हुआ है, बस वो मूवी है इसलिए बहुत स्पीड में बताया गया, रियलिटी में इट इज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल। सो आप लोगों को इवोल्यूशन क्या है ये सही से समझ में आ गया। इवोल्यूशन ये स्लो ग्रेजुअल चेंजेस है। एंड इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन होता है स्पेशिएशन, स्पीशीज फॉर्मेशन इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। एंड इवोल्यूशन के चलते ही इतनी बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन हमें ये कहता है कि हम सब प्रोटोप्लाज्म से ही बने हुए हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हर ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? प्रोटोप्लाज्म। कैसे? बिकॉज इट इज द फर्स्ट लाइफ और फर्स्ट सेल विच इज लाइव ऑन द अर्थ, और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म उसी से डेवलप्ड हुए। तो कहीं ना कहीं हमारा सब में पुराना एंसेस्टर कौन है? फिर प्रोटोप्लाज्म है, राइट। तो ये जो इवोल्यूशनरी स्टडी होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं, ये भी हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे डेवलपमेंट हुई है, किसके बाद कौन डेवलप्ड हुआ है। अब इतने देर से मैं ये बताती जा रही हूँ कि इवोल्यूशन का मतलब ये है, इवोल्यूशन का मतलब वो है, बट कोई प्रूफ है क्या कि सच में इवोल्यूशन होता है? सच में कोई प्रूफ है कि ऐवे ही बोला जा रहा है? तो प्रूफ है, एविडेंसेस है। ह्यूमन बीइंग जनरली एविडेंसेस पे बात करते, तो यस देयर आर सर्टेन एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। एंड कितने एविडेंसेस है? 6 एविडेंसेस है। हमारे पास कितने एविडेंसेस अवेलेबल है? 6 एविडेंसेस अवेलेबल है। कौन से? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। रिपीट इट आफ्टर मी। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, anatomical evidences, vestigial organ, paleontological evidences, connecting link and embryological evidences, right? So ये जो evidences है, ये सारे evidences हमें proof देते हैं कि हाँ evolution होता है। Yes, there is a evolution। और ये एविडेंसेस हमें कैसे प्रूफ करते हैं कि इवोल्यूशन होता है, ये हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। ये वीडियो ट्यूटोरियल में हमने फोकस किया अबाउट द इवोल्यूशन एंड थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इवोल्यूशन का मतलब आपको अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप अगर डीसीपी बायोलॉजी पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इस सीरीज के अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहना चाहिए ताकि आप कनेक्टेड रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, स्मार्ट वर्क कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।